हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जिसमें क्लास 6 में जानेंगे सौर मंडल को। फिर क्लास 7 में जानेंगे नए राज्य एवं राजाओं का उदय के बारे में। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे कब, कहाँ और कैसे भाग 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि राजकुमार शुक्ल जी चंपारण की समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस बारे में बातचीत की और अंत में महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। गांधी जी के कहे अनुसार शुक्ल जी तय तिथि को कलकत्ता जा पहुँचे। कलकत्ता से गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पहली बार पटना आए। दोनों राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। वहां नौकरों ने कहा कि वकील साहब बाहर गए हैं। नौकरों ने उन दोनों को किसान मुवक्किल समझा, अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। शौच और स्नान के लिए बाहर आम शौचालय को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने लंदन के सहपाठी पटना के बैरिस्टर मजरूल हक को संदेश भेजा। मजरूल हक मोटर गाड़ी से वहां पर आए। गांधी जी उनके घर गए और उसी दिन वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता हक साहब ने उन्हें बता दिया था। गांधी जी ने पटना से कृपलानी जी को तार भिजवाया कि मैं मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ पर ठहरूंगा और अगर आप स्टेशन आ जाए तो यह मेरे लिए नई जगह में सुविधाजनक होगा। कृपलानी जी को तीसरे पहर में तार मिला था और उसी रात गांधी जी आने वाले थे। कृपलानी जी अपने ऊपर गांधी जी का भरोसा देख करके बहुत खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने छात्रों से कहा कि रात में स्टेशन से गांधी जी को लाना है और ये जिम्मेदारी तुम सब लोगों की है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब छात्र स्टेशन पहुंचे तो क्या छात्रों ने गांधी जी को आसानी से ढूंढ लिया या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई थी। यह आप सब अगली बार जरूर देखना। हमारा सौर मंडल, ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। मंगल ग्रह लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। 2 ग्रह ऐसे भी हैं
जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी हमारा घर। हम धरती पर ही तो हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। उपग्रहों की सैर। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूमता है। यही चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है, ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी के एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी
आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा, तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तर्षि, तारों का समूह। रात में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं, वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पश्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा।
ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। अतीत से वर्तमान, कक्षा 7वीं। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। भारत के पश्चिमी किनारे पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीति मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे प्रतिहार या परिहार, चौहान या चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। सामंत। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित हैं, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। 400 इकाई से 1000 इकाई के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किसी राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत महाराज धीराज क्षितिपाल का शासन था। भोजदेव और क्षितिपाल दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे, वे सामंत बनने की नीति ही अपनाते थे। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। राज्यों में प्रशासन। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराज धीराज यानी राजाओं के राजा, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की समझदारी करते थे। प्राय राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था, जिसमें किसान, पशुपालक एवं कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था।
जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पादक का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग कर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपना उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित हैं। कनौज के लिए संघर्ष। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां भी मध्यम एवं पश्चिम भारत के गुर्जर के प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कनौज बना। कनौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष के लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कनौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्राय शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त 2 मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें सियाइयों का प्रभुत्व था और मंसूर यानी सिंध का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक था। तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफी अधिक थी। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई।
समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां एवं नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान न रहा। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के प्रथम अध्याय कब, कहाँ और कैसे को जानने का प्रयास करेंगे। आप अभी तक क्लास 6 एवं क्लास 7 में प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में होने वाले जो परिवर्तन हैं हुए, उससे आप अवगत हो चुके होंगे। इन परिवर्तनों ने समाज को कैसे प्रभावित किया, इससे भी आप अवगत हो गए होंगे। अब हम क्लास 8 में आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुए, जो पूरे विश्व को या भारत को किस तरह प्रभावित करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। दुनिया में जो भी परिवर्तन, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर होते हों या सामूहिक स्तर पर होते हों, और वो समाज के हर अंग को, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य पहलुओं को वो जैसे जैसे प्रभावित करते हों, उनके संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी विषय के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले जो के अध्याय के उप इकाई पुनर्जागरण के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय के पृष्ठभूमि को आप समझ चुके होंगे। अब हम वैश्विक स्तर पर उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो विश्व को और भारत को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। उन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना है पुनर्जागरण, जो आप यहाँ देख सकते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत 1453 ईस्वी में कुस्तुनतनिया के पतन के साथ शुरू होता है। कुस्तुनतनिया पर जब सेल्जुक तुर्कों का अधिकार हो गया तो वहाँ के विद्वान वहाँ पांडुलिपियों को लेकर, जो उस समय रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, इटली को चल पड़े। और इटली में जाने के बाद वहाँ के व्यापारियों और धनाढ्य वर्ग के लोगों के द्वारा उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ और वे एक नवीन विचारों के साथ इटली में अपनी बातों को रखने लगे, जिससे जो पुराने विचार धार्मिक कर्मकांड के रूप में थे, धार्मिक अंधविश्वास के रूप में थे, उसके विरोध में एक नई लहर उत्पन्न हुई और उस नई लहर ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जागना, अर्थात जो मध्यकालीन मान्यताएं थी, जो कुरीतियां थी, उनके विरुद्ध पुनः जागना, एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना
जो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से संबंध रखता हो। विज्ञानवाद से तात्पर्य है कि आप प्रयोग के तौर पर हर बात को स्थापित करते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात ही सच नहीं है, बल्कि वो कारण कार्य नियम पर आधारित होता है, अर्थात हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। मानवतावाद को भी इस पुनर्जागरण ने जन्म दिया। इस पुनर्जागरण ने समाज के हर पहलुओं को, स्थापत्य कला को, विज्ञान को, कला को, लेखन को, हर क्षेत्र को इस पुनर्जागरण ने प्रभावित किया और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ एक नई लहर पैदा हुई जो पुनर्जागरण के रूप में सामने आई। पुनर्जागरण की घटना ने लोगों में एक ऐसे माहौल पैदा किए कि वो अपने देश से बाहर निकलकर समुद्री यात्राओं को करने के लिए प्रोत्साहित हुए। इसमें यूरोपीय देश के नाविकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहाँ के राजाओं ने भी उन नाविकों को काफ़ी सहयोग दिया। जो पुरानी मान्यता थी कि समुद्र या पृथ्वी जो है वो चपटी है, हम अगर छोर पे जाते हैं, अंतिम छोर पे, तो हो सकता है हम नीचे गिर जाएं। लेकिन जब एक नई मान्यता आई कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोल है, तो नाविकों में एक अलग उत्साह का संचार हुआ। कुछ पुनर्जागरण के बाद जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे बड़े बड़े नाव और पतवार के जो आविष्कार हुए, उससे नाविकों में एक आत्मविश्वास की भावना जगी। इस आत्मविश्वास की भावना ने नाविकों को समुद्र में उतरने के लिए उत्साहित किया और कई यात्राओं के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हीं यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है कोलंबस की, जो 1492 में अमेरिका की खोज करता है। वह निकला तो था समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने, लेकिन रास्ते भटकने के बाद वो अमेरिका पहुंच गया और वहाँ के लोगों को जब उन्होंने लाल देखा तो लोगों को रेड इंडियन के नाम से संबोधित करने लगा। इसी क्रम में पुर्तगीज नाविक वास्को डी गामा भारत के रास्ते की खोज करने के लिए चला तो लाल सागर होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा और वहां से 1498 ईस्वी में भारत में केरल के तट पर, जो हमारा आज का एक राज्य है, सुदूरवर्ती दक्षिण भारत का राज्य है, केरल के तट पर कालीकट में वो पहुंचा और वहाँ का राजा जमोरिन उसका स्वागत किया। इन यात्राओं ने जो पुरानी मान्यताएं थी, जो पुराने मिथक थे, उन मिथकों को तोड़ दिया और पूरे विश्व ऐसा लगने लगा कि अब कहीं भी कोई अछूता जगह नहीं है, कोई अनभिज्ञ जगह नहीं है और नई नई खोज यात्राओं ने लोगों को प्रोत्साहित किया। नए भूगोल के अंतर्गत नए भूभागों की खोज की और एक नए उत्साह का संचार किया। इन समुद्री यात्राओं ने पूरे विश्व में व्यापार की स्थिति को काफ़ी बढ़ावा दिया और व्यापार के बढ़ने से यूरोपीय देशों को काफ़ी लाभ हुआ। उन लाभ के परिणाम स्वरूप जो पूंजी एकत्रित हुए, उन पूंजी को वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के राजा ने व्यापार में पुनः लगाया और जो पूंजी की अधिकता हुई, पूंजी का जो संचय हुआ, उस पूंजी से एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ और पूंजीवाद के अधिकता या अधिशेष के कारण उद्योगों की स्थापना हुई ताकि तैयार माल को अपने व्यापारियों के माध्यम से दूसरे देशों में भेजना होता था। तो वैसी स्थिति में उद्योगों के माध्यम से अधिक माल का उत्पादन करना व्यापारियों, राजा या फिर उद्योगपतियों की प्राथमिकता थी। ऐसी स्थिति में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। आप जानते हैं बच्चों कि पहले मध्यकाल में जो कपड़े बुने जाते थे वो करघा और हाथ के द्वारा बुने जाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 1750 के बाद उत्तरार्ध में
जब छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई, इंग्लैंड में खास करके इसकी स्थापना हुई और इन उद्योगों के माध्यम से कपड़े बनने लगे और बड़े पैमाने पर जब कपड़े बनने लगे तो वो सस्ते भी होते थे और उसका निर्यात बड़ी आसानी से दूसरे जगह किया जाता था। इस तरह से जब पूंजी की अधिकता ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और एक नए माहौल उत्पन्न हुए और उस नए माहौल में एक नई क्रांति का जन्म हुआ जिसका नाम औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जब तैयार माल का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होने लगा तो उसके लिए पूंजीपतियों को एक बाज़ार की आवश्यकता थी जहां वो अपना तैयार माल बेच सकें, और उस तैयार माल के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता थी, अर्थात कच्चा माल की आवश्यकता थी। उन कच्चे मालों की पूर्ति वो कहाँ से कर सकते थे? उसके लिए उन्हें जहाँ वो व्यापार करते थे उस जगह पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना उनकी ज़रूरत थी। वैसी स्थिति में अपने कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल के खपत के लिए अर्थात बेचने के लिए उन्हें एक जो बाज़ार की आवश्यकता थी उसके लिए तो उन्होंने उन क्षेत्रों को, नए नए क्षेत्रों को जहां वो व्यापार करते थे उस पर अधिपत्य करना आवश्यक हो गया, और उस आवश्यक अधिपत्य के कारण साम्राज्यवाद की भावना विकसित हुई, अर्थात उन देशों पर, उन भूभागों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना, और इसमें यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए, धन लाभ अर्जित किए और उन उपनिवेशों का पर्याप्त मात्रा में अपने आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व के बल पर शोषण किया, और वो जो दौर शुरू हुआ उपनिवेशवाद का, औपनिवेशीकरण का, वो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। हमारा भारत भी इसका शिकार हुआ। हम आगे के पॉइंट्स में, आगे के अध्याय में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। इस साम्राज्यवादी विचारों ने जब पूरे विश्व को प्रभावित किया, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों को, तो उसी के अंतर्गत यूरोपीय देशों का आधिपत्य अमेरिका पर हुआ। लेकिन अमेरिका के लोगों में यूरोपियों के प्रति एक नाराज़गी की भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जो अमेरिका में लोग थे वो यूरोप से ही जाकर बसे थे। उनके अंदर भी यूरोप की जो विचारें हैं वो उनके अंदर भी विद्यमान थी। ऐसी परिस्थिति में जब उनका आर्थिक शोषण हो रहा था तो उनके मन में एक विरोध की भावना जागृत हुई। खास करके जो इंग्लैंड का उपनिवेश उस समय था, फ्रांस का भी उपनिवेश था, लेकिन यूरोपीय जो प्रतिस्पर्धा थी उस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका के लोगों को यूरोप के लोगों के विरुद्ध, खास करके इंग्लैंड के विरुद्ध जो 13 उपनिवेश थे, फ्रांसीसियों का भी समर्थन मिला। और 1783 ईस्वी में अमेरिका के लोगों ने विद्रोह करके, अमेरिका के लोगों ने एक लंबी लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ करके, जो विशेष रूप से 1776 से शुरू होता है और 1783 तक जाते जाते वो ब्रिटिश अधिपत्य से, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से मुक्त हो जाता है और एक नए अमेरिका की स्थापना करता है। इसी तरह फ्रांस, जो एक राजत्ववादी व्यवस्था जिसमें राजा सर्वप्रधान होता है और वहाँ जो सबसे मजबूत वर्ग है, सामंत वर्ग, उसके अधिपत्य के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों को, आम नागरिकों को, किसानों को, छोटे पादरियों को, व्यापारियों को रहना पड़ता है, जो शोषित थे, पीड़ित थे उनसे, उनके विरुद्ध भी एक संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 1789 में फ्रांसीसी की राजक्रांति से संपन्न होता है। 1789 में फ्रांस के आम लोगों ने, मध्यम वर्ग ने
वहाँ के उच्च वर्ग और राजा के खिलाफ विद्रोह करके एक सफल क्रांति को जन्म दिया और पूरे विश्व की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1783 का अमेरिकी क्रांति, इन दोनों ने मिलकर पूरे विश्व को एक नए संदेश को देने का प्रयास किया, एक सफलतापूर्वक एक नया संदेश दिया और वो संदेश समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संबंध है। इस संबंध ने पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दी। आप देखेंगे कि इसका यूरोप के छोटे छोटे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। यूरोप के छोटे छोटे देश जो एक भाषा बोलते थे, एक तरह का रहन सहन था, एक तरह की संस्कृति थी, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की एक भावना जगी और वो अपना एक अलग राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयासरत हुए और छोटे छोटे नए नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण की सतही प्रक्रिया शुरू हो गई और नए नए राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ और यूरोप में एक नई लहर जन्म ली राष्ट्रीयता की। और उस राष्ट्रीयता ने न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और अन्य महादेश के देशों को भी प्रभावित किया, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आप जैसा कि मध्यकाल में 1750 तक की स्थिति को पढ़ चुके हैं और उस समय के भारत की स्थिति को भी आप जानते होंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत खंडित और विखंडित स्थिति में था। भारत की राजनीतिक स्थिति खंड खंड हो चुकी थी, एक केंद्रीय सत्ता का सदैव अभाव था। उसी समय हमारे देश में जो लगभग 150 वर्ष पहले व्यापारी के रूप में आए थे, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। जैसे आप जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और अन्य देश डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इन सबों ने भारत के साथ व्यापार करके जो हमारी राजनीतिक कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आते आते इन कंपनियों ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, पांडिचेरी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, दक्षिण भारत में कर्नाटक, मद्रास, मुंबई आदि क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा ली थी। ये जो व्यापारिक कंपनी थे, नए विचारों से प्रभावित होकर, जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है या पहले आपको हमने बताया है कि नए विचारों से प्रभावित होकर जो स्वतंत्रता की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, उन विचारधाराओं से प्रभावित होकर भारत में अपना साम्राज्य फैलाने लगे, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत में अपनी एक राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित की और 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर आते आते हमारा देश यूरोपियों के चंगुल में, विशेष रूप से इंग्लैंड के चंगुल में फंस चुका था। इन यूरोपवासियों ने जब हमारे देश पर राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित की और भारत का आर्थिक दोहन शुरू किया, तो भारत में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और यह लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा और 1947 में भारत जाकर के आज़ाद हुआ। तब हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया। लेकिन इस बीच अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें हर दृष्टिकोण से प्रभावित किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, रहन सहन, खान पान आदि के क्षेत्रों में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी सरकार ने हमें प्रभावित किया। यहाँ तक कि हमारी
हमारे इतिहास और हमारी ऐतिहासिक विचारधाराओं को भी उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। इसमें सर्वप्रमुख नाम आता है जेम्स मिल का, जो स्कॉटलैंड के थे और भारत में कंपनी की नौकरी करते थे। वे एक उपयोगितावादी विचारक के रूप में हमारे सामने आए। उपयोगितावादी विचारधारा से मतलब है कि ज़रूरत के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी चीज़ को व्याख्यायित करना जो हमारे उपयोग का है। और इस मिल साहब ने भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी 1817 में। ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई और 3 खंडों में इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू शासकों का इतिहास माना, मध्यकालीन भारत के इतिहास को मुस्लिम शासकों का इतिहास माना और आधुनिक भारत को ब्रिटिश इतिहास के रूप में परिभाषित किया। अब मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी शासक वर्ग के धर्म से उस काल का धर्म निर्धारित किया जा सकता है? क्या उस वक्त अन्य धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे? क्या उस वक्त अन्य विचारधाराएं, अन्य धर्म के लोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे थे? इसी तरह मध्यकाल में हमारे शासक इस्लाम के अनुयायी थे, तो क्या हिंदुओं का वजूद नहीं था? क्या अर्थव्यवस्था में इनका कोई योगदान नहीं था? भारत की मिलीजुली संस्कृति को विकसित करने में हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर योगदान नहीं था? इन सब का योगदान था। और आप देखिए कि आधुनिक भारत के इतिहास को उन्होंने हिंदू और मुसलमान के तर्ज पर ईसाई शासनकाल के रूप में नहीं परिभाषित किया, बल्कि ब्रिटिश शासनकाल के रूप में प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। वो धर्म से उठकर देश का शासन बताना चाहते थे कि हमारा जो ब्रिटेन है, हमारा जो इंग्लैंड है, वो धर्म आधारित शासन नहीं करता है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत के लोग पहले असभ्य और बर्बर थे, हम उन्हें सभ्य करने आए हैं। क्या उनकी ये विचारधारा उपयुक्त है? हम समझते हैं कि आप कहेंगे नहीं। बच्चों, हर काल में, हर परिस्थिति में हर किसी का योगदान होता है। इतिहास के कालखंड का विभाजन धर्म के आधार पर न होकर के अर्थव्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। उसी तरह से जब हमारे आपके विचार मिलेंगे और हम जब दोनों बैठकर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस बात पर हम अपनी सहमति, आप अपनी सहमति देंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास के रूप में जाना जाए, मध्यकाल का जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में जाना जाए, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है आधुनिक काल के इतिहास के रूप में जाना जाए। इस तरह से जो कुत्सित विचारधारा अंग्रेज़ों की चली इतिहास के कालखंडों के विभाजन की, उससे हमें बचने की आवश्यकता है और एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए कालखंड के विभाजन के लिए हम सब लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारा देश विकसित हो और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय
और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।